नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज की डेट है 4 मई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस प्रीलिम बूस्टर हिंदी में। आज का हमारा सबसे पहला जो आर्टिकल है वो विश्व टूना दिवस के बारे में है। पहले तो हम ये जान लेते हैं टूना है क्या आखिर। टूना जो है एक फिश है जिसका फूड्स के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी टेस्टी होती है, जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए ये काफ़ी टेस्टी लगती है। और हर साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व टूना दिवस मनाया जाता है इन मछलियों की संरक्षण के लिए और इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। दूसरा क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है, ये डेवलपिंग कंट्री और जो डेवलप कंट्री दोनों के लिए इकॉनमी के रूप में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि ये काफ़ी महंगी बिकती है और इसका उत्पादन भी काफ़ी होता है। हर साल लगभग 7 मिलियन टन टूना मछली का उत्पादन होता है और ये खारे पानी की मछली है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, खारे पानी की मछली है। और 2016 में यूनाइटेड नेशन ने एक प्रस्ताव पारित किया था, उसके बाद से 2017 से ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक लॉ है समुद्री संसाधनों को रेगुलेट करने के लिए, कौन सा? UNCLOS, जिसका पूरा नाम है समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ओशियन। ठीक है, और उसी के अनुसार इसको रेगुलेट किया जाता है। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए भी रही है कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन है उसके द्वारा ये बताया गया है कि 96 देशों में क्या हुआ है कि खाने की कमी की वजह से टूना फिश का जो भोजन के रूप में उपभोग है वो बढ़ा है, कंजम्पशन क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हम जब इसमें समुद्र की बात आती है तो सतत विकास लक्ष्य में समुद्री संसाधनों के लिए क्या है, SDG 14। SDG 14 क्या है, जो कि लाइफ अंडर वाटर के लिए, सॉरी ये है लाइफ अंडर वाटर के लिए ये बताता है, यानी मरीन जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे उनके लिए ये बताता है। SDG 14 कुल SDG कितने हैं? कुल SDG हैं 17। और ये कब लागू किए गए थे? 2015 में। और इनको अचीव कब करना है? 2030 तक अचीव करना है। और कितने सब लक्ष्य हैं, सब एम है, 169 जो हैं वो सब एम है। ठीक है, 1 मिनट में हम इसको जल्दी से देख लेते हैं कि कौन से SDG में क्या है। पहले SDG में है नो पॉवर्टी। ठीक है, उसके बाद दूसरे में जीरो हंगर, तीसरे में गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथे में क्वालिटी एजुकेशन, पाँचवें में है जेंडर इक्वलिटी, छठे में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवें में है क्लीन एनर्जी, और आठवें में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवें में है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी 3I जो है वो नाइन्थ में है, रिड्यूस इनइक्वलिटी असमानता को कम करना, सस्टेनेबल एंड कमिटमेंट्स जो हैं वो 11 में है, 12 में है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी इस हिसाब से प्रोडक्शन किया जाए, उस हिसाब से कंजम्पशन किया जाए जो कि आगे सतत रहे, बना रहे। उसके बाद 13वां है क्लाइमेट एक्शन, 14वां है लाइफ बिलो वाटर, और 15वां है लाइफ ऑन लैंड, और 16वां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17वां क्या है? 17वां है इन सभी लक्ष्यों को पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन हो, तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, तो ये हमने ब्रीफ में जाने 17 लक्ष्य। इनमें से कई बार मैच द फॉलोइंग में आता है, और इस बार यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में पूछा गया था जल से संबंधित वाला। अगर आपको जल से संबंधित SDG पता होता तो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता। तो चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं क्या है। अगला आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के बारे में है, जो हाल ही में 1 मई को मनाया गया था। ये हमारा डिस्कशन में छूट गया था, इसीलिए इसको आज हमने कवर किया है। 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हुआ क्या था, 1886 की बात है कि श्रमिकों ने अमेरिका में क्या कर दिया था, हड़ताल कर दी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें 8 से अधिक घंटे काम करना पड़ा था, लेकिन श्रमिकों की एक डिमांड थी या मांग थी कि काम के घंटे जो है घटाकर 8 घंटे कर दिए जाएं। तो उन्होंने हड़ताल की। उसके बाद पुलिस के साथ उनके मुठभेड़ भी हुई थी काफ़ी। ये फिर क्या हुआ था कि सरकार जो है उनके लिए 8 घंटे के काम को मानने के लिए बाध्य हुई, इसीलिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये मनाया गया था 4 मई 1886 को। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा क्या है, अमेरिका की बौद्धिक संपदा निगरानी सूची अभी अमेरिका ने जारी की है, जिसमें भारत को भी शामिल किया गया है। 10 देशों को इस निगरानी सूची में रखा गया है जो कि बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। उनकी एक लिस्ट जारी की है अमेरिका ने, उसमें भारत भी शामिल है। भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं? चीन भी है इसमें, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चिली, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, वेनेजुला, यूक्रेन, इतने देश हैं जो इसमें है। ठीक है, और इस लिस्ट में से हटाए गए देश कौन कौन से हैं? कनाडा, कुवैत और थाईलैंड। ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको केवल ये याद रखना है कि भारत को इस सूची में शामिल किया गया है। ठीक है,
उसके बाद हम जान लेते हैं जब बौद्धिक संपदा की बात होती है तो बौद्धिक संपदा का मतलब क्या होता है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई ऐसा संगीत हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, या आर्ट्स हो सकती है, या कोई इन्वेंशन हो सकता है, या कोई सिंबल हो सकता है, या कोई नेम हो सकता है, या कोई पिक्चर हो सकती है, या कोई डिज़ाइन हो सकती है, या कोई कॉपीराइट हो सकता है, या ट्रेडमार्क हो सकता है, या पेटेंट हो सकता है। ठीक, बौद्धिक संपदा का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसको डेवलप करना है, कोई भी वस्तु, जैसे किसी ने मान लो कोई नई इन्वेंशन की, उसने कोई कार डिजाइन की है, तो उसकी कार का जो डिजाइन होगा वो क्या होगा, वो उसकी बौद्धिक संपदा होगी, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। ऐसे ही हम मान लेते हैं किसी कंपनी ने कोई दवा बनाई और उसका पेटेंट उसके पास है, तो क्या होगा, जो बौद्धिक संपदा होगी कंपनी की, वो मेडिसिन उसकी बौद्धिक संपदा होगी। ठीक है, तो जिस प्रकार किसी भौतिक वस्तु का कोई स्वामी होता है, उसी प्रकार से बौद्धिक संपदा का भी कोई ना कोई स्वामी होता है, और इस अधिकार को ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। ठीक, चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा यस कार्यक्रम के बारे में, हाल ही में से लॉन्च किया गया 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को यस कार्यक्रम लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है यस। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, यानी पब्लिक कोऑर्डिनेशन हो, लोगों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़े, और इसके द्वारा जो सरकार को सही इन्फॉर्मेशन भी मिल सके, जिससे कि जो जोखिम होते हैं, यानी जो रिस्क होता है कोविड-19 के कारण, वो कम किया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत एक कार्यरत एक संस्था है, या कह सकते हैं सेंटर है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सेंटर। इसके द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। डिपार्टमेंट के अंदर कौन है, डिपार्टमेंट के अंदर है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जिसको NCSTC भी कहते हैं। ठीक, ये क्या होगा, ये ग्राउंड बेस्ड रिएक्शन को देखेगा और विज्ञान और स्वास्थ्य संचार को आगे बढ़ाएगा। इसी के बारे में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट से फैक्ट और हैं, जल्दी से देख लेते हैं। इस पहल के तहत क्या हुआ था कि NCSCT जो अभी हमने डिस्कस किया था, शैक्षणिक, मीडिया, अनुसंधान और स्वैच्छिक संगठनों को आपात स्थिति के लिए तैयार करने, और देखो इसमें क्या होगा, जो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है, उसके द्वारा जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, मीडिया है, अनुसंधान और स्वैच्छिक संगठन यानी NGO हैं, उनको आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। यानी उनको क्या किया जाएगा, उनको प्रिपेयर किया जाएगा कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर आती है तो वो तैयार रहें इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विज्ञान, जोखिम संचार, ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको ये याद रखना कि ये DST का प्रोग्राम है और इसको लॉन्च किया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। तो बस आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।